नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जो प्रश्न है उसका पार्ट 2 है। हम इसके पहले पार्ट पे बात कर चुके हैं, तो इनसे संबंधित और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये इसका आपका सही उत्तर है सर जॉन चाइल्ड। ये क्या किया था? ये जो है, जो भारत का, यानी कहने को तो मुग़ल का जो बंदरगाह था बम्बई का या पश्चिमी तट का, तो वहाँ पे वो घेरा डाला और जो वहाँ से हज यात्री हज के लिए जा रहे थे उन लोग को एक तरह से बंदी बनाने का प्रयास किया था इन्होंने, है ना, सर जॉन चाइल्ड ने। तो इसको जो है यहाँ से निष्कासित करने का आदेश दिया गया औरंगजेब के द्वारा, और जो है उस समय काफ़ी फिर इसको विवश होना पड़ा और माफ़ी वगैरह मांगना पड़ा इसको, सर जॉन चाइल्ड को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, उसका जो कारण था, मेनली कारण था, वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। वो जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध हुआ था, यूरोप में हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा? इंडिया में भी पड़ा। उसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ा और इंडिया में युद्ध होना शुरू हो गया, दोनों में, फ्रांसीसी और अंग्रेज में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग तत्कालीन कारण क्या था? तो जो तत्कालीन कारण था वो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण करना था। तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कौन? डी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ पूछा जाए कर्नाटक युद्ध का मेन कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण दोनों जो है युद्ध किए थे। लेकिन जो तत्कालीन कारण था वो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। सही उत्तर आपका यहाँ पे डी होगा। इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 48 के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, है ना। ये जो है, और उसका जो तत्कालीन कारण था क्या? फ्रांसीसी जहाज़ों पर जो है अधिकार कर लिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजी सेना के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? देखिए, अब कर्नाटक युद्ध भारत में हुआ था, कर्नाटक में, है ना, तो इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तीन कर्नाटक में जो है इस प्रकार से कर्नाटक का युद्ध तीन वो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो जो कर्नाटक युद्ध हुए थे किसी इसके बीच हुए हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये एला सापेल की संधि द्वारा जो है, यहाँ पे समझना है इसको, प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि द्वारा जो है समाप्त हुआ था। ध्यान देना है इसमें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन जीता था? फ्रांसीसियों ने जीता था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो अनिर्णायक रहा था। यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, ए पापे ए ला सापेल, है ना, और पापे यानी कि पांडिचेरी और पे माने पेरिस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो है तीनों कर्नाटक युद्ध जो है किन किन संधियों द्वारा समाप्त हुआ था, उसका एक ट्रिक है ये, तो इसको ध्यान रखना है। आप बाकी यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहा था, यानी कहने का मतलब है कि उसमें न किसी की हार हुई थी न किसी की जीत हुई थी। और ये प्रथम मैसूर युद्ध है, उसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। तो यहाँ पे आपको कूट में मिलाना है। ए के लिए कौन सा होगा? चौथा। बी के लिए पहला। आप देखिए कूट मिलाते हैं, ए के लिए चौथा। ए के लिए चौथा किस में है? अब देखिए यहाँ डायरेक्ट जो है आंसर यहाँ मिल रहा है, ए के लिए चौथा यहाँ है, बी के लिए पहला यहाँ, यानी कि सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आपको इस तरह के क्वेश्चन जब रहेगा तो इसको इस प्रकार से जो है मिला करके बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें दो सुमेलित नहीं है। कौन कौन सुमेलित नहीं है? ये बी भी सुमेलित नहीं है और सी भी सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 46 से 48 के बीच हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1756 के बीच तक हुआ था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 के बीच हुआ था। इसी को सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षों का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, जैसे पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पे हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो भारत में यानी हैदराबाद में निज़ाम की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकार का लड़ाई खुद आपस में लोग लड़ रहे थे हैदराबाद के निज़ाम के मरने के बाद। तो उसमें क्या किया कि फ्रांसीसियों ने भी हस्तक्षेप किया और अंग्रेज़ों ने भी हस्तक्षेप किया। तो इस कारण जो है दोनों के बीच युद्ध हो गया। तो कर्नाटक का द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो उसका कारण अगर हम बात करें तो वो भारत में ही जो है हैदराबाद में जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी आपस में, है ना। तो उसमें इन दोनों हस्तक्षेप करके जो है युद्ध करवा दिया। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ हो रहा था? यूरोप में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। तो उसका इफेक्ट यहाँ हुआ और भारत में भी जो है कर्नाटक का एक तृतीय युद्ध हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक हुआ, किसकी संधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ तीनों, है ना। तीनों युद्ध का कारण क्या था, तो ये चीज़ें माइंड में आपको ध्यान रखना है। और ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये जो है इसका सही उत्तर है डी, ये जो बी डुप्ले। ये डुप्ले जो था, कहने का मतलब है कि ये भारतीय जो राजा हुआ करते थे वो आपस में झगड़ते थे, उसमें क्या करता था, ये हस्तक्षेप करता था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सहायक संधि जो है सबसे पहले भारत में कोई इम्प्लीमेंट किया था तो डुप्ले ही किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डुप्ले जो छोड़ के गया, यानी कहने का डुप्ले की नीतियों को ही अनुसरण करके अंग्रेज यहाँ काफ़ी लंबे समय तक शासन किए। यानी डुप्ले को जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान इसको बुला लिया गया था फ्रांस में। ऐसा कहा जाता है कई इतिहासकारों द्वारा कि अगर डुप्ले को नहीं बुलाया गया होता तो ये जो युद्ध की स्थिति है या भारत में जो अंग्रेज़ की स्थिति थी वो शायद न रह करके फ्रांसीसियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था उस समय तक। जब तक डुप्ले रहा था भारत में तब तक भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव ज़्यादा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके संदर्भ में ये चीज़ भी जानना है आपको कि ये जो था ये पहली बार भारतीय यूरोपीय सेना को, ध्यान रखिएगा, भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त किया था। यानी कहने का मतलब है सहायक संधि जो करता था उसी के अंतर्गत ऐसा किया जाता था। सहायक संधि जिस राज्य से कर लेता था उसमें ये करता था कि वो अपनी सेना को भारतीय राज दरबार में जो नियुक्त करता था उसका खर्च का वहन जो है वो राजा ही करते थे। यानी भारत के जो राजा हुआ करते थे प्रांतों के, वही करते थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? तो देखिए फ्रांसीसियों की जो पहली कारखाना थी 1668 में कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, यानी जिसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो जो है उसमें वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक लुई 14वां था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी और भी जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे, है ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, डच का कंपनी, है ना, तो वो सब, या पुर्तगाल का कंपनी जो भी आया था वो सब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से या तो अर्ध सरकारी था या तो प्राइवेट था। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ का एक तरह से कहने का मतलब है कि सरकारी कंपनी था वो, यानी फ्रांस के सरकार द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो आपको यहाँ पे समझना है कि लुई 14वें के मंत्री कॉलवाट द्वारा, यहाँ पे वहाँ शासन कौन था? लुई 14वां था वहाँ का शासक। उसमें 1664 में इसका स्थापना हुआ था फ्रेंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये अपना पहला फैक्ट्री सूरत में जो है कि नहीं 1668 में खोला था। सूरत में जो है अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसकी स्थापना 1664 में हुआ था, लेकिन ये अपना पहला फैक्ट्री जो कब खोला? 1668 में सूरत में खोला था।
नेक्स्ट, और इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो किसके द्वारा स्थापना करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, मंत्री कॉलवार्ट का। उसमें शासक कौन था वहाँ का, तो लुई 14वां। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सब तथ्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो अभी जैसा कि बताए, वहाँ का जो मंत्री था कॉलवार्ट, ये उसका जो है संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो वहाँ पे जो डचों के द्वारा जो स्थापित किया था कारखाना, वो चिनसूरा में भी किया गया था और हुगली में भी किया गया था। तो आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए, डचों की बंगाल में पहली जो कंपनी थी वो पिपली में खोली गई थी 1627 में। पिपली में खोलने के बाद फिर कुछ ही दिन के बाद जो है बालासोर में खोला गया, लेकिन एक फैक्ट्रियां जो है उसके काफ़ी जल्द बंद हो गए, मतलब नहीं चल पाए। लेकिन उसके बाद जो है कुछ समय के बाद हुगली में वो अपना जो है एक फैक्ट्री खोला, और दूसरा फिर जो है कुछ ही दिन के बाद फिर जो है चिनसूरा में भी खोला। ये जो है इसका काफ़ी व्यापारिक केंद्र बन गया था। हुगली और चिनसूरा जो है ये काफ़ी इसका जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था। इसके अलावा फिर पटना वगैरह में भी खोला था। तो कहाँ कहाँ खोला था इसको भी थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। कासिम बाज़ार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा इत्यादि में जो है इन्होंने अपना कारखाना खोला था। लेकिन मेनली ध्यान रखना आपको, अगर ऑप्शन में अगर ये रहता कि सबसे पिपली अगर रहता कि सबसे पहले कारखाना कहाँ खोला था बंगाल में, तो सबसे पहला आंसर हो जाता पिपली, है कि नहीं। लेकिन पिपली जो है ऑप्शन में नहीं था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो ये पटना में इसका जो है 1632 में अपना कंपनी ने स्थापना किया था, है ना। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो है 1632 में सर्वप्रथम पटना में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि वो जो डच कंपनी था, डचों का, है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो कहाँ पे था, तो वर्तमान में जो पटना कॉलेज है वहीं पे उसका कंपनी था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो एग्ज़ाम है बिहार के उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में जो पटना कॉलेज है वहाँ पे किस कंपनी का यानी जो है वहाँ पर कारखाना था। तो वहाँ पे डचों का कारखाना था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि। देखिए, दक्कन में जो है फ्रांसीसी कहने का मतलब है कि जो है वहाँ पे सफल नहीं रहे यानी असफल रहे। उसका मेन कारण है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज काफ़ी शक्तिशाली थी। उसकी जो नौसेना थी अंग्रेज़ों की, ब्रिटेन की, वो काफ़ी शक्तिशाली थी, और उससे जो है वो इससे मैंने टक्कर नहीं ले पाया फ्रांसीसी सेना, और वहाँ पे वो जो है मात खा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। देखिए, अब यहाँ पे क्रम आपको सजाना है कौन पहले आया। तो पहले आपको पता है कि पुर्तगाली आया, है ना। पुर्तगाली के बाद कौन आया, तो पुर्तगाली के बाद डच आया 1602 में। 1498 में आया था पुर्तगाली। इसके बाद कौन आया, इसके बाद अंग्रेज़ आया 1608 में अंग्रेज़ आया। इसके बाद फ्रांसीसी लास्ट में आया। तो 4-2-1-3 ये सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये क्षेत्र था बिहार। आपको ये ध्यान रखना है, बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, बिहार इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो सबसे अंत में कौन आए थे, जैसा कि आपको अभी बताया, फ्रांसीसी आए थे। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो डचों के द्वारा जो व्यापारिक अड्डा स्थापित किया गया था वो इनमें जितने भी ऑप्शन हैं, नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी जगह इनके कारखाना स्थापित किए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन
ये जो है पहले कौन शुरू किया था भारत में, ये चीज़ आपको समझना है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग पहली बार कौन किया था, ये समझना है। फिर तंबाकू और लाल मिर्च की खेती भारत में करना शुरू कौन किया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त में कौन कौन से अंग्रेज़ों की भारत को देन थी, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा इनमें से कौन था जो अब अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर जो भूमि राजस्व का मूल्यांकन है, शेरशाह सूर्य और अकबर ने पहले ही शुरू कर चुका था। तो ये अंग्रेज़ का देन नहीं था, अंग्रेज इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इस लॉ को, ये पहले से चला आ रहा था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ये भी मुगलों ने ही शुरू किया था। तंबाकू और लाल मिर्च की बात है तो ये जो है पुर्तगालियों ने भारत में इसकी खेती करनी शुरू की थी। तो इसलिए इसका कोई भी जो चीज़ है अंग्रेज़ों का देन नहीं है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसको समझ लेते हैं कि जैसा कि आपको बताया कि जो है भू राजस्व जो उसके उपज के आधार पर जो है राजस्व मूल्यांकन किया जाता था, वो जो है अंग्रेज़ों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जाता था, ऐसा है ना। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था पहले, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो है मुगल काल से ही प्रचलित था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट है एक सलाह सापेल। 1748 में जो है एक सलाह सापेल की संधि हुई थी। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है उसके बारे में जो है आपको, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बिल्कुल सही है। ये अंग्रेज़ों को जो है मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। इस संधि के द्वारा जो है मद्रास फ्रांसीसियों ने छीन लिया था। पहला कर्नाटक युद्ध जो है फ्रांसीसियों ने जीता था, दूसरा अनिर्णायक रहा, तीसरा फ्रांसीसियों ने हार गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहला कर्नाटक युद्ध में जो है मद्रास छीन लिया था फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों से, तो फिर संधि के माध्यम से फिर दे दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है 1 और 2 दोनों, सही उत्तर सी। तो आज के लिए हम एक क्वेश्चन और है इसमें, भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है, इसको चुनना है आपको। तो अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना है कि नहीं, यानी कि अंग्रेज़ जो है बंगाल में अपना प्रभुत्व जमाए और यहाँ से रेवेन्यू उसको बहुत ज़्यादा मिला है कि नहीं। रेवेन्यू ज़्यादा इसलिए मिला कि ये जो इलाका था बंगाल वाला काफ़ी उपजाऊ भूमि था इधर, है कि नहीं। तो उपजाऊ भूमि साथ साथ मुंबई जो कलकत्ता में बंदरगाह वगैरह तो आवागमन का सुविधा था ही, संचार का सुविधा। इसके अलावा जो है उपजाऊ भूमि में करना है, रेवेन्यू ज़्यादा मिला तो ज़्यादा जब धन उसको मिला तो शक्तिशाली ज़्यादा हो गया वो, है ना। और अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, इस कारण भी जो है वहाँ पे फ्रांसीसियों से वो आगे निकल गए। तो इसका सही उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यहाँ पे फ्रांसीसियों का जो ज़्यादा प्रभुत्व था वो दक्षिण में था, है कि नहीं, और इसका प्रभुत्व ज़्यादा था अंग्रेज़ों का उत्तर में था, यानी कि इसे बंगाल साइड था, बंगाल बिहार उड़ीसा उसमें एक ही था। तो ये चीज़ को समझना है आपको। सही उत्तर यहाँ पे सी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।